और एक नोटिस आया है, इंस्ट्रक्शन दिल्ली का। सर ये वाला इंस्ट्रक्शन कैसे मिलूंगा? दिल्ली ने एक रेक्टिफिकेशन और मिस्टेक का एक इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं वो। जी, परसों आया है सर। एक मैं देखता हूँ, रेक्टिफिकेशन किस सेक्शन में? 161। 161। 161 है ना? और रेक्टिफिकेशन क्यों करेगा अफसर? कोई मैथमेटिकल अरिथमेटिकल मिस्टेक्स। अर्थमेटिकल मिस्टेक्स। और दिल्ली वाला ये कह रहा है अर्थमेटिकल मिस्टेक हो तो कोई, तो भी अर्थमेटिकल मिस्टेक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए टैक्स पेयर ने कोई जवाब दिया और वो कंसिडर नहीं किया जब, तो भी वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है। 21 मार्च 2024 इंस्ट्रक्शन, ये पॉलिसी नंबर 17 ये तो बड़ा अच्छा वो है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 है। Attention is invited. This certain guidelines. After review and further continuation of the above said instruction, following cases are also eligible to be considered for rectification. There are instances where the proper officer, while issuing the orders and summary thereof in DRC 07, has stated therein that no reply has been filed by the taxpayer in response to the show cause notice. अब वो कहाँ चला गया? अब वो अपील में चला गया। 17-18 केस तो सारा अपील में चला गया होगा ना? यस और नो बताइए आप। यस यस। यस सर। और अब अभी जो अपील में जा चुका है उसको क्या ये रिकॉल करके 161 कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं नहीं। कर नहीं पाएगा। कर पाएगा। दूसरा, जो अपील में नहीं गया है, क्या उसको वो इन फेवर, टैक्स पेयर के फेवर में क्या रेक्टिफिकेशन करेगा? वो टाइम निकल गया करके बोलेंगे ना सर। ये 74 का होगा सर। हाँ जी। 74 का होगा। नहीं नहीं, जो DRC 07 जिसका 73 या 74 जो पास हो चुका है, वो तो अपील में जा चुका है ना। नहीं, अभी 74 का नोटिस भी आने वाला है ना सर, उसके ओहो, बारे में। म- अरविंद जी, रेक्टिफिकेशन कब पॉसिबल है? सर जब पहले ऑर्डर पास हो गया होगा वो तो उसी का ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन। ऑर्डर का ही रेक्टिफिकेशन होगा ना अरविंद जी। यस सर, यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ 73 74 का जिसका ऑर्डर पास हो चुका है, चाहे वो 73 में हुआ है या 74 में हुआ है, जिसको अपील में जाना वो जा चुका है। सर करेक्ट? आपका कहना लेट आया है ये। हाँ जी। आपका कहना है ये लेट आई है 1-3 में क्लैरिफिकेशन रेक्टिफिकेशन। इज लेट, यू आर टेलिंग। या देखिए, मुझे ये है कैसे एग्जीक्यूट होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बार पढ़ते हैं। दैट नो रिप्लाई हैज बीन फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर, हाउएवर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द टैक्स पेयर हैड फाइल्ड द रिप्लाई बट द सेम वाज नॉट टेकन इनटू अकाउंट और कंसीडर्ड बाय द प्रॉपर बिफोर इशूइंग द फाइनल ऑर्डर। सर हमने एक ऑर्डर कराया है सर इसी तरह 163 में। 161 में? हाँ 161 में अच्छा, रिप्लाई फाइल थी, उन्होंने देखा नहीं, बाद में रेक्टिफाई किया ऑर्डर। ओके। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपका DRC 07 यहां आया, 6 महीने के अंदर ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और 3 महीने के अंदर आप अपील में जा सकते हैं। यही है ना कहानी? अरे हाँ या ना? यस सर। सर ये यस करेक्ट है, बेंगलोर में भी ऐसा ही बोला, अपील ऑफिसर ने बोला अगर ये आपका अपील का वक्त निकल गया है तो रेक्टिफिकेशन के डाल दो, उसको रिजेक्ट करेंगे फिर ले लेंगे, बोल के ऐसा बोला। अच्छा चलिए, वो तो हमने डिस्कस भी किया था, वो कैसे बोल रहा है ये हम लोग को समझ में नहीं आया। लेकिन आप समझिए 3 महीने के अंदर ये जो अपील में जो जा चुका है जो केस, वो रेक्टिफाई नहीं हो सकता? यस और नो? नहीं हो सकता। ठीक है। अब बचा हुआ ये केस जो अपील में नहीं गया है, तो ये रेक्टिफिकेशन करेंगे आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई। DRC 07 पास्ट, 6 महीने का टाइम, 161 में ये रेक्टिफिकेशन करेंगे इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, यही कह रहे हैं ये। जी। जब रिप्लाई कंसीडर करने के लिए कह रहे हैं तो या तो इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर या फिर रिप्लाई कंसीडर करके नॉट एक्सप्लेनेटरी वो ऑर्डर पास कर देगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर देगा। करेक्ट है? जी। ओके।
तो इन फेवर के लिए है तो। अच्छा एक बात बताइए, सर 3 मंथ बाद वो करेगा कैसे रेक्टिफिकेशन? एसएससी का टाइम लिमिट भी 3 महीने है ना एप्लीकेशन देने का ऑनलाइन। नहीं नहीं, टैक्स पेयर खुद ब खुद 6 महीने के अंदर कर सकता है। सर देखिए, ग्रुप में शेयर किया मैंने एक ऑर्डर फ्री में। इस डेट का ऑर्डर पास हुआ था? 30 दिसंबर 26/12 में हुआ था। 26 दिसंबर 2023 12 में, के अंदर है। 23 में DRC 7 और 17 फरवरी 2024 में ये रेक्टिफाइड हुआ। रेक्टिफाई हुआ। और कारण रेक्टिफिकेशन क्या गया था? अच्छा, ये वही कारण है कि आपका जो उत्तर है वो संज्ञान में नहीं लिया गया। क्या है ये? बी टू बी के स्थान पे? नहीं, हाँ सर, वो अच्छा, इनफैक्ट हुए में नहीं आया था ना सर। तो 183। अच्छा, आप सर्टिफिकेट दिया था आपने? जी सर। ओके, और इन्होंने रेक्टिफाई किया, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट आप अपील में नहीं गए थे ना? नहीं गए। और अपील में नहीं गए, लेकिन आपने ये उसने खुद किया या आपने अप्लाई किया? नहीं सर, उन्होंने खुद किया है, मैं अप्लाई नहीं किया। खुद ही कर लिया? हम्म। नहीं, आपने सर्टिफिकेट दिया होगा तब ना किया होगा। नहीं तो ये तो मैंने रिप्लाई में फाइल किया था 73 में सर। अच्छा अच्छा, आप रिप्लाई में सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे चुके थे? जी जी जी। उसके बाद इनको ये कैसे, मतलब ये। मनीष जी, रायबरेली वाले तो अधिकारी तो बड़े वो हो गए एक्टिव। हाँ, ये और कैसे, मतलब ये, मतलब नहीं, भाई। एक्चुअली उनको कहना पड़ा ना सर कि आपने इस तरह के ऑर्डर को भी जो है बताइए अपील लायक बना दिया। अच्छा, इंटीमेट किया था मतलब अल्टीमेट। अल्टीमेट किया था काम। उन्होंने वर्बली। एक्सप्लेन किया सर, एक्सप्लेन किया उनको। सर पहले वैट जमाने में ऐसा करते थे जी जी ऑफिसर जी लोग। जी। रिसर्च गुड। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपील में नहीं गया उसी का रेक्टिफिकेशन करेंगे ना? उसका भी सर टाइम 6 मंथ ही है ना, उसके बाद तो ऑफिसर भी नहीं कर सकता, भले उसके अपील बाद भी करे। ऑफिसर भी नहीं कर सकता। मगर वो इफ इट इज ओनली प्योरली अरिथमेटिकल मिस्टेक देयर इज नो टाइम लिमिट। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। एक बार दोबारा पढ़े 161। वो ऑफिसर के लिए, लेकिन हमारे लिए तो 3 महीने ही है सर, टैक्स पेयर के लिए। ऑफिसर को ही करने के लिए मजबूर करेंगे ना। हाँ एप्लीकेशन के भी कर सकते हैं ना सर, ऑनलाइन 3 मंथ है, बट अगर एप्लीकेशन लिख के करें तो। हाँ, ऑफिसर को ही कहेंगे कि भैया 161 में आप टाइम लिमिट नहीं है तो आप कीजिए, without prejudice to the provisions of 160 and notwithstanding this within a period of 3 months, provided that no such rectification shall be done after a period of 6 months from the date of issue of decision or this, purely in the nature of correction, clerical resume this। एक बात बताइए आप, ये लिखता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेट पीरियड ऑफ 6 months shall not apply in such cases where the rectification is purely in the nature of correction of clerical or arithmetical mistake arising from any accidental slip or omission। क्या इसका मतलब ये समझे कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब ये है कि अगर रिप्लाई कंसिडर नहीं किया गया तो भी वो रेक्टिफिकेशन कर सकता है? करेक्ट सर। अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड तो सर ये कंसीडर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है, जो हमने रिप्लाई दिया है, वो रिकॉर्ड में है और उसको कंसीडर नहीं किया गया है, तो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड में कवर है सर ये। सर इसके ऊपर मैं आर्टिकल पढ़ रहा था अभी एक, हाँ। कोई सीनियर एडवोकेट है उनका आर्टिकल था, मैं भेजता हूँ आपको चैट पे। काफी अच्छा हम्म, आर्टिकल था सर वो। भेजो भेजो, देखते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एग्जामेशन देना भूल गया तो वो क्या 161 में एग्जामेशन दे देगा? सर ये थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन मांगता है सर इसका। नहीं, जब वो कह रहा है कि अर्थमेटिकल मिस्टेक का कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका मतलब बाकी के लिए तो टाइम लिमिट है 3 महीने का, इसका मतलब बाकी के लिए हम लोग जा ही सकते हैं। तो ये मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड ऑब्वियसली लिबरल इंटरप्रिटेशन है। सर जूम चैट पे भेजा है। जूम चैट पे भेजा है? कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है जो पढ़ूं मैं? सर स्क्रीन शेयर करेंगे एक बार आप? बस सॉरी।
सर एक तो अपन ऊपर ही ऊपर ये तीन तरह के एरर की बात कर रहे हैं इसके अंदर, कि एरर या तो आपके अर्थमेटिकल हो सकते हैं, या आपके फैक्चुअल हो सकते हैं, या आपके लीगल एरर हो सकते हैं। शायद आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, इसके बाद वाले पैराग्राफ में। सर एक बार आप सर्च करेंगे फैक्चुअल फैक्ट का एरर। तीन तरह के एरर की बात कर रहे थे सर ये। और सर इसके अंदर ये चीज भी कंसिडर कर रहे हैं आगे जाके कि क्या जो आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन का टाइम अपील के अंदर से एक्सक्लूड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अपील के 3 महीने के टाइम से। सर क्या ये जैसे तीन तरह का लीगल पोजीशन। errors of law and errors of law both can be rectified. Generally, there are three types of error, such as errors of law, errors of facts, and clerical arithmetical errors. Errors which are patent, obvious, visible, and evident from the face of record can be said as errors apparent on the face of record and could be covered under Section 161. Errors which involve debatable, arguable points involving interpretation, long and elaborate arguments, and require additional evidence cannot cover scope of apparent errors. Failure to consider documents submitted by person while passing order or decision is error of fact and apparent on the face of the record. अच्छा ये तो कह रहे हैं. Similarly, failure to consider provision of law is error of law and amount to error apparent on the face of the record. मुझे भी यही लग रहा है. इसमें ये कंसीडर किया हुआ प्रतीक. मान लो मेरे पास दो चॉइस है, अपील का और रेक्टिफिकेशन का. कौन सा चॉइस एक्सरसाइज करें हम लोग? सर इन्होंने ये चीज कि अगर एरर है तो आप रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो, और ये आगे ये भी बोल रहे हैं अगर रेक्टिफिकेशन का जो टाइम है वो एक्सक्लूड कर देंगे 3 महीने काउंट करने में। इसके लिए इन्होंने एक जजमेंट को भी रेफर किया है यहाँ पे आके। ओके. सर अगर रेक्टिफिकेशन के लिए गए तो उधर उधर हमारा फेवरेबल नहीं हुआ तो वी कैनॉट गो अगेन एंड अपील टू फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी. इट विल बी नेक्स्ट ट्राइब्यूनल ओनली. ऐसा कहाँ पे है सर? ये रहा सर यहाँ पे सर डिस्कस नहीं है. कर देर रहे इज दिस इज नॉट. इसको पढ़ते हैं एक बार. Whether time spent in pursuing rectification application can be excluded for calculating limitation. What happens to the limitation period if someone in good faith files a case in court that is unable to entertain it because of a defect of jurisdiction? How will limitation be counted? ये limitation तो ठीक है, हाई कोर्ट में चले गए तो एक्सक्लूड हो जाता है. Both the prior and subsequent proceedings are civil proceedings prosecuted by the same party. The prior proceeding had been prosecuted with due diligence and in good faith. The failure of the prior proceeding was due to defect of jurisdiction or other cause of like the earlier proceeding. Thus, if you receive the order on 1st January, the time for filing appeal is 3 months. Suppose you file rectification application on 10 January. Okay, then you have consumed 10 days of first month and you still have 2 months plus days of the first month. Let us imagine it takes 6 months for the proper officer to decide the rectification application. Then in my view, you still have 2 months and 20 days left of the first month to file the appeal. Hence, it is worth taking this recourse if you meet the parameters of rectification law as spelled out here in above. As an alternative to appeal process, this route can be very successful, more so when Supreme Court says provisions of Section 14 shall be applicable to quasi-tribunals as well, as even though they are not courts in strict sense. Law in Section 14 being in advancement of justice to the citizens. In cases where rectification of the directive has been issued under Section 161 or in cases where an order uploaded on the portal has been taken back, then the proper officer must upload the abstract of rectification order. ठीक है, ये तो ठीक है. इसका मतलब जो इंस्ट्रक्शन आया है इसका दिल्ली का कि अगर आपका रिप्लाई कंसिडर नहीं किया गया है तो ये एरर ऑफ फैक्ट है. मतलब सॉरी, एरर ऑफ फैक्ट तो नहीं कहूँ, तो रिप्लाई में जाके पता लगाना पड़ेगा एरर ऑफ फैक्ट है या एरर ऑफ लॉ है. सर अगर जैसे रिप्लाई नहीं दिया हो एसीसी ने, हाँ, बट फिर भी 2A और 3B में डिफरेंस है ही नहीं, फिर भी ऑर्डर हो गया, तो वो किस एरर में आएगा? वो भी इसी में आएगा. मतलब रेक्टिफिकेशन में अगर देखिए, अगर रेक्टिफिकेशन का इतना वाइड मीनिंग निकल रहा है तो अपील में क्यों जाएंगे 10% जमा करके? क्या किया जाए? क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन या अपील?
सर अगर टाइम एक्सक्लूड हो रहा है 100%, तो फिर रेक्टिफिकेशन में जाना चाहिए। अगर नहीं भी आएगा तो वहां से 3 महीने का अपील टाइम मिलेगा। हाँ हाँ, क्या लग रहा है, टाइम एक्सक्लूड होगा? अगर सर टाइम एक्सक्लूड होता हम्म, वो दिल्ली वाले इतना जीएसटी ऑफिस में हल्ला क्यों मचाते? मतलब मतलब उन्होंने तो रेक्टिफिकेशन डाले थे, उन्होंने तो रेक्टिफिकेशन नहीं दिया, तो ये चुपचाप बैठ जाते। जब रेक्टिफिकेशन देंगे उससे 3 महीना के बाद हम अपील जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि अपील 3 महीना के अंदर है, अपील डेट एक्सपायर होने को है, आप रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नहीं दे रहे हो, इसलिए हम अपील नहीं जा पा रहे। इसका ठीक मतलब ये है। ठीक। ये ना आवाज बहुत आ रही है मेरे यहाँ, गली से निकल रहा है कुछ। तो भाई चले जाते, फिर बात करते हैं। हमारे अभिनय जी क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था, अगर ये टाइम एक्सक्लूड है तो हम्म दिल्ली वाले क्यों जाके जीएसटी ऑफिस में हल्ला मचाते? उनका यही स्टैंड था हम्म कि अपील के टाइम निकट आ रहा है, आप रेक्टिफिकेशन ऑर्डर नहीं दे रहे, हम अपील में नहीं जा पा रहे हैं। हम्म। इसका निकलता है कि ये रेक्टिफिकेशन का जो ये लेते हैं वो एक्सक्लूड नहीं है 3 मंथ्स। सर महेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ महेश जी। सर अगर ये एक्सक्लूड नहीं करते तो फिर इस प्रोविजन का बेनिफिट क्या है 161 का? गौरव दुआ जी। मेरे अकॉर्डिंग तो सर, मेरे व्यू में तो ये टाइम एक्सक्लूड होना चाहिए। होना चाहिए, मतलब फेवरेबल होना चाहिए। ये गौरव जी, क्या व्यू है आपका? सर मैंने अभी इसको रीड तो किया नहीं सर। सुना है ना, अभी कुछ तो जी ओपिनियन दे सर। सकते हैं आप। राजेश जी नहीं आए क्या आज? क्या हो गया राजेश जी को? ऑब्वियसली लॉ से तो क्लियर अभी नहीं है, हम्म हम्म। क्लियरली एक्सप्रेसली तो लॉ में कहीं मेंशन नहीं है। बट मेरा व्यू ऐसा है कि ये एक्सक्लूड होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रोविजन का कोई मतलब नहीं है फिर लॉ में। सर अगर कोई सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है तो वहां पे भी तो टाइम काउंट होता है सर अपील का। अगर जैसे कोई सीधा रिट पिटिशन फाइल करता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता है, हाँ वहां हाँ, भी। वो हो जाता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हो जाता है, लेकिन वो कहाँ यही लिखा है सर? रेक्टिफिकेशन वो का। वो जो हो जाता है सर, वो कहाँ लिखा लो में? वो तो दोनों के लिए नहीं लिखा ना। नहीं नहीं, वो लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है। हम्म। हम्म। वो अभी तो पढ़ा सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे टाइम एक्सक्लूड होगा। तो फिर हाँ, सेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है रेक्टिफिकेशन ऑफ उसका? हाँ जी। तो सर रेक्टिफिकेशन जो अपन करते हैं, और डिपार्टमेंट अगर 5-10 दिन में 15 दिन में अगर नहीं करता है, तो फिर ये लिमिटेशन इस एक्ट का मतलब क्या है सर? फिर रेक्टिफिकेशन में कौन जाएगा? आदमी तो बीच में। यस यस, वही कहानी तो हो रही है। मतलब वही वही कहानी। वही सोचा जा रहा है कि रेक्टिफिकेशन दो, में देखिए प्री डिपॉजिट। दोनों साइमल्टेनियसली अलाउड है क्या सर? हाँ, ये भी एक सवाल है। दोनों, अरे इनकम टैक्स में या तो 263 जाइए या अपील जाइए, यही है ना? हाँ सर, हाँ सर। 264, सॉरी, 264। 264 जाइए या अपील जाइए। अपील जाइए, लेकिन तो भी एक जीएसटी रास्ता में, बंद हो जाता है। हाँ जीएसटी कोई कोई एक रास्ता रहेगा, जी। लेकिन जीएसटी में ये चीज नहीं है। हाँ या है, ये हमें पता नहीं है। सर, इसको इनकम टैक्स चर्चा में करना शायद। है सर। देखिए अभी हमने ना एक अपील फाइल किया है, उसमें मैटर क्या था मैं आपको बताता हूँ। उसमें ये है कि 17-18 का 26 AS से अप्रैल से लेकर मार्च, और इस पे अब इस अप्रैल से लेकर मार्च में कुछ अमाउंट में सर्विस टैक्स लगेगा, कुछ अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि जीएसटी 70 पे लगेगा और सर्विस टैक्स 30 पे लगेगा। डिपार्टमेंट ये कह रहा है नहीं, सर्विस टैक्स 20 पे लगेगा, जीएसटी 80 पे लगेगा। समझ गए आप? ये टैक्स सर पेयर का व्यू है, ये डिपार्टमेंट का व्यू है। टैक्स पेयर क्या कर रहा है? 30-70, डिपार्टमेंट कर रहा है 20-80। अब ये वाला जो मैटर है सर्विस टैक्स का मैटर, ये कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है, सर्विस टैक्स का कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है। अब और जीएसटी वाला भी डिमांड निकाला हुआ है इसका। तो हमने जीएसटी अपील में जब गए तो हमने ये लिख दिया कि भैया कमिश्नर सर्विस टैक्स अपील में ये केस पेंडिंग है, इसीलिए आप भी पेंडिंग रखिए। जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप डिसाइड मत कीजिए। सिमिलर सिचुएशन कि आप
107 में अपील में चले गए, 161 में रेक्टिफिकेशन में चले गए। क्या मैं 107 में ये कह लिख सकता हूं कि सर 161 में अभी रेक्टिफिकेशन में है, जब तक रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर नहीं आता है कीप दिस एज पेंडिंग? दूसरा, ये 107 अपेलेट अथॉरिटी करता है, ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी करता है, यानी कि जिसने ऑर्डर पास किया। इज इट पॉसिबल, अरविंद जी जो पूछ रहे थे? सर एक तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि पोर्टल अलाउ ही नहीं करता कि अगर आप दोनों अलाउ नहीं करेगा सर। पोर्टल अच्छा, अलाउ ही नहीं पोर्टल करेगा। अलाउ ही नहीं करता ये? नहीं करेगा सर, दोनों अलाउ नहीं करता सर, नहीं करता। सर मैं मैंने एक बार ट्राई किया था सर इसके लिए। सर मैंने कहीं पढ़ा था 161 में गए तो आपको अपील अपील प्रोसीजर में रेमेडी नहीं मिलेगा बोल के। इसीलिए तो दिल्ली में हंगामा हुआ था। अच्छा, तो मतलब Either you can go for 161 or appeal. There is no, यस। both cannot be pursued, I think. अच्छा, ये आगे पढ़ते हैं, ये क्या लिखता है? Where the proper officer has issued multiple show cause notices on the same subject matter for the same tax period, consequent to which multiple final orders have also been issued। मतलब इसका क्या हुआ, मल्टीपल शो कॉज नोटिस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर, अलग अलग पीरियड्स का है क्या ये? सेम टैक्स पीरियड लिख रहा है सर। कहाँ सेम टैक्स पीरियड? हाँ, सेम टैक्स पीरियड। ऐसा कर सकता है क्या ये? सर इंटरेस्ट के लिए आता है ना सर वैसे। सर अगर फैक्ट्स दोनों में अलग हो, कोई और ग्राउंड पे, पहला एससीएम किसी और ग्राउंड पे, दूसरा किसी और पे, तो ये तो पॉसिबल है अगर टाइम लिमिट के अंदर है। The proper officer has arrived to a conclusion that the subject matter of multiple orders are same. Proper officer may invoke the provisions of 161 after the due verification and examination. Besides this, in case the proper officer is of the view that the subject matter of the show cause notice and orders are different, then the case would not fall under the ambit of rectification। देखिए ये भी लिख रहा है कि कौन सा केस फॉल नहीं करेगा। ये पैराग्राफ ही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसके आगे क्या है? Cases where either the annexure to the show cause notices was not attached or annexure pertaining to some other taxpayers has been attached, therewith and taxpayer had furnished the issue was not considered before passing the order। चलिए, it is made clear that the above mentioned instances cases are indicative in nature and need not be considered as an exhaustive one। Therefore, if similar nature of cases come before the proper officer, a decision may be taken on the same in accordance with the law। Further, filing of application for rectification decision thereon should be strictly in accordance with the timelines prescribed in the DGST Act। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिसीजन, ठीक है, वो तो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इस पैराग्राफ का मतलब, और ये इंडिकेटिव मतलब इसका मतलब तो ये हुआ इस पैराग्राफ का, जहां आपको रेक्टिफिकेशन लगता है वहां फाइल कर दीजिए। ये नहीं समझ में आया ये क्या कह रहा है। सर इसमें एक ऐड करना चाहूंगा सर। हाँ, कल मैं एक किसी से मिलने गया था, उसमें एक एसएमटी टेनिस पहले सीटीओ ने इशू किया था, फिर वो ड्रॉप हो गया था, फिर सेम मैटर में एसी ने इशू कर दिया। कल जाके मिला तो मैं बोला अच्छा। अजीत जी आवाज साफ नहीं है, फिर से ये क्या कह रहे हैं आप? सर कल मैं एक एसी से मिलने गया था, हाँ, एक सीटीओ ने एसएमटी टेन इशू कर दिया था सेम सब्जेक्ट मैटर पे। तो सीटीओ ने सेम भेज दिया था सर। मतलब DRC 01 और फिर SMT 10 दोनों इशू हो गया। अजीत जी आवाज ही नहीं आ रही है। सर सॉरी कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, तो एसी ने सेम एसएमटी टेन उसको एसी को असाइन हुआ बोल के वही साल का एसएमटी टेन फिर से इशू किया। अच्छा, दो अफसर ने SMT 10 इशू किया। हाँ सेम मैटर सेम साल। ओके ओके, अच्छा वैसे केस फॉलो हो सकते हैं। हाँ सर किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा सर। हाँ, तो इसने भी ऑर्डर पास कर दिया, इसने भी ऑर्डर पास कर दिया। हाँ हाँ, हो सकता है, ठीक, समझ गए। और किसी का कोई ओपिनियन? सर हमारे यहाँ ऑफिसर
नो रिप्लाई पर भी रेक्टिफिकेशन करने के लिए तैयार हैं। अरे वाह। हम उस दिन यही सर आपसे कहना चाह रहे थे और समझना चाह रहे थे कि क्या ऐसा कर सकता है। हाँ, उस दिन का जो जवाब था वो नहीं कर सकता, लेकिन आज का जवाब में लग रहा है कि कर सकता है। वो अगर बोल रहा है तो उसमें क्या समझना सर, यही है, करवा दीजिए और क्या। हाँ जी। अगर ऑफिसर बोल रहा है कर देंगे तो फिर उसमें क्या समझना सर। हाँ, नहीं sir, on his own record also he can do, no? If there is any arithmetical mistake, if he realizes himself, he can do it. क्या जगह एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए लेटर पैड पे, भाई सर रेक्टिव जो ऑर्डर हुआ वो गलत हुआ है, अगर वो कर हाँ, सकते। जवाब नहीं दिया तो फिर भी करना चाहता तो कर देगा। हम्म। देखिए, इससे तो यही लग रहा है कि ये अगर इंडिकेटिव लिस्ट है और इन फेवर है इंस्ट्रक्शन, दूसरा जो सेक्शन है आपका, ये जो कह रहा है ना कि 6 महीने का पीरियड अप्लाई नहीं होता है फ्रॉम एनी अर्थमेटिकल क्लरिकल मिस्टेक, इसका मतलब तो यही निकलता है कि ये जो मे रेक्टिफाई एनी एरर विच इज अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इन सच डिसीजन ऑर्डर दिस दिस दिस, इसका मतलब इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग कह रहे हैं 3 महीने 6 महीने, ये 3 महीने किसके लिए है? Without condemnation 3 महीना, with condemnation 6 months. नहीं नहीं, ये कहानी नहीं है, ऐसा ये नहीं कहानी नहीं। ये है, ये विदाउट प्रिजुडिस, तो ये ऑफिसर के लिए भी 3 महीने ही है। Without prejudice to provisions of 116, notwithstanding anything contained this, any authority who has passed or issued any decision, order, notice, or certificate, or any other document may rectify any error which is apparent on the face of on such this, either in his own motion or where such error is brought to its notice by any officer appointed under this act or an officer appointed under the state, this affected person within a period of 3 months from the date of issue of such decision, order, or notice or this document. Provided that no such rectification shall be done after a period of 6 months from the date of issue of, provided that no such rectification shall be done after a period of 6 months from the date of issue of such decision, order or any other document. क्या लिख रहा है?